ओके जी, तो हम क्रॉनिक सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया पढ़ रहे थे जिसकी हमने ट्यूबोटिम्पैनिक टाइप लास्ट वीडियो में पढ़ी थी। अब हम चलते हैं एटिको एंटल टाइप की तरफ, ठीक है, जो कि अनसेफ और डेंजरस टाइप है। डेंजरस क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हमें कॉम्प्लिकेशंस आ रही होंगी। कॉम्प्लिकेशंस किस वजह से आ रही होंगी? क्योंकि इसके अंदर कोलेस्टियाटोमा बन रहा होगा। कोलेस्टियाटोमा बनेगा, बोन्स की इन्फ्लामेशन होगी, बोन्स इरोड होंगी, और आपको पता है जैसे जैसे इरोजन होती जाएगी तो इस सराउंडिंग स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व करते जाएंगे। सराउंडिंग स्ट्रक्चर की वजह से हमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगी। लेकिन जो ट्यूबोटिम्पैनिक टाइप थी वो सेफ थी, उसके अंदर ऐसी वैसी कॉम्प्लिकेशन नहीं आ रही थी। और ये हमारे पोस्टीरियर सुपीरियर मिडल ईयर क्लेफ्ट को इन्वॉल्व करेगा। पोस्टीरियर सुपीरियर मिडल ईयर क्लेफ्ट क्या होता है वो देख लेते हैं पहले। मिसाल के तौर पर अगर आप ये लाइन एक ड्रॉ करते हो, ठीक है, तो जो नीचे वाला रीजन आ रहा है ना, इसको हम कहेंगे एंटीरो इन्फीरियर, ठीक है, जिसके अंदर हमारी ट्यूबोटिम्पैनिक आ रही थी। लेकिन जो ऊपर वाला एरिया आ रहा है इसको हम कहेंगे पोस्टीरियो सुपीरियर, ठीक है। इसके अंदर हमारी अब आएगी एटिको एंटल टाइप। तो इसके अंदर जो भी कॉम्प्लिकेशन आएंगी सारी होगी हमारी एटिको एंटल टाइप में कॉम्प्लिकेशन आ रही होंगी। अब देखते हैं कि इसके अंदर मार्जिनल परफोरेशन देखने को मिलेंगी। मार्जिनल परफोरेशन क्या होंगी? मिसाल के तौर पर अगर ये हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो इसके मार्जिन पे इस तरह परफोरेशन होंगी। जो हमने लास्ट टाइप पढ़ी जिसके अंदर हम देखा था ट्यूबोटिम्पैनिक के अंदर सेंट्रल परफोरेशन बन रही थी, ठीक है, लेकिन इस पर मार्जिनल परफोरेशन बन रही। इसी वजह से ही कोलेस्टियाटोमा भी इसमें कॉमन है। उसमें तो मतलब 100 में से एक केस के अंदर कोलेस्टियाटोमा बनेगा ट्यूबोटिम्पैनिक के अंदर, लेकिन एटिको एंटल के अंदर हर केस के अंदर हमें कोलेस्टियाटोमा देखने को मिलेगा। उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन आएंगी। इस वजह से ये डेंजरस टाइप है। एटियोलॉजी बिल्कुल सेम है ट्यूबोटिम्पैनिक की टाइप से, जिसमें हम कह रहे थे कि अक्यूट सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया को सही ट्रीट नहीं किया तो कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं, या फिर कह रहे थे हम जो स्टेशन ट्यूब से इन्फेक्शन ऊपर जा रहे हैं, या फिर हम कोई एलर्जी की वजह से हो रहा है मसला, ठीक है, बिल्कुल सेम एटियोलॉजी होगी। पैथोलॉजी देख लेते हैं। सबसे पहले सिम्टम्स ही हमें कोलेस्टियाटोमा का आ रहा होगा। कोलेस्टियाटोमा क्यों बन रहा होगा आप लोगों को मैंने वो सारा डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, जो सबसे पहली वीडियो पढ़ी थी हमने इस चैप्टर की, ठीक है। लेकिन फिर भी आप समझ लो कि जो स्किन इन रॉन्ग प्लेस होगी ना, उसको हम कोलेस्टियाटोमा कह रहे थे। मतलब जो केराटिनाइज स्क्वेमस एपिथेलियम बन रहा था, इसके अंदर आपको पता है पोर बन रहा है, ठीक है। इसके अंदर से हमारी स्किन जाके ऐसे अंदर एक कैविटी बनाएगी जिसके अंदर केराटिन डिपॉजिट होगा, इन्फेक्शन होंगी, जिसको हम कोलेस्टियाटोमा कह रहे होंगे। इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, वो हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा हुआ पहले। और इसके अंदर हमें ना ओस्टाइटिस भी देखने को मिलेगा, मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ बोन्स हो रही होगी। आपको पता है कोलेस्टियाटोमा बन रहा है, वो बोन्स को इरोड कर रहा है, बोन्स टूटेंगी तो इन्फ्लेमेशन तो देखने को मिलेगी। और ग्रैनुलेशन टिश्यू बिल्कुल सेम जैसा हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा हुआ ट्यूबोटिम्पैनिक के अंदर, कि जो हमारा अंदर सारा जो म्यूकोजा है, ठीक है, वो स्वेल हुआ होगा, रेडिश वेलवेटी स्वेलिंग देगा, इसको हम ग्रैनुलेशन टिश्यू कह रहे होंगे। उसके बाद ऑसिकुलर नेक्रोसिस देखने को मिलेगी। जो ऑसिकल्स है हमारी, मोस्टली जो हमारा इंकस का होता है ना लॉन्ग प्रोसेस, उसकी नेक्रोसिस देखने को मिलती है, या फिर जो सुप्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्टेपिस होता है उसकी नेक्रोसिस देखने को मिलती है। मैं आपको बता चुका हूँ कि जो हमारा ऊपर वाला पोर्शन है ना वही इन्वॉल्व हो रहा है ना, पोस्टीरियर सुपीरियर। तो पोस्टीरियर सुपीरियर में बोन्स आ ही वही रही हैं जो ऊपर बोन्स है। मिसाल के तौर पर अगर ये बोन्स हमारी जा रही है ना, ठीक है, जो ऊपर वाली बोन्स है यही तो उसके अंदर इन्वॉल्व हो रही है, इस वजह से उनकी ही नेक्रोसिस हमें देखने को मिलेगी। और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है कि कोलेस्टियाटोमा हियर क्या होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई पेशेंट था, ठीक है, उसका अब कोलेस्टियाटोमा बना है, यहाँ पे छोटा सा पहले कोलेस्टियाटोमा बना है, ठीक है, कोलेस्टियाटोमा बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, हमारी बोन्स इरोड होती गई, बोन्स टूट के नेक्रोसिस हो गई। हमें तो चाहिए था कि अब हमारा परमानेंट लॉस हो जाता है, हमारी बोन्स ही टूट चुकी हैं, थोड़ी बहुत हमें सुनाई देनी चाहिए था आवाज़, हमारा तो जो पूरा नेटवर्क था बोन्स का वही टूट गया। तो लेकिन इन पेशेंट्स के अंदर उसको बिल्कुल प्रॉपर बिल्कुल सही सुन रहा होता है। उसका रीज़न ये होता है कि जो हमने कोलेस्टियाटोमा बना है ना, कोलेस्टियाटोमा भी तो एक हार्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये एक तरह का हमारा ब्रिज बन चुका है हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और इनर ईयर के दरमियान, ठीक है। तो यहाँ से इसके थ्रू ही हमारी साउंड वेव्स इजीली ट्रैवल करती हैं, ट्रैवल करके हमारे इनर ईयर में जाती हैं और हमें अच्छा खासा सुन रहा होता है। तो हम कहते हैं कि कोलेस्टियाटोमा हेयर है, इसके अंदर कोलेस्टियाटोमा जो हमारी साउंड वेव्स है वो कंडक्ट कर रहा है। बोन्स बेशक टूट चुकी है लेकिन कोलेस्टियाटोमा ये काम कर रहा है। उसके बाद इसके अंदर हमें ना कोलेस्ट्रॉल ग्रैनुलोमा भी देखने को मिलेगा। कोलेस्ट्रॉल ग्रैनुलोमा क्या होता है? मिसाल के तौर पे आपको पता है कि अब ये लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फेक्शन है, क्रॉनिक इन्फेक्शन है, 6 महीने की ज़्यादा से हिस्ट्री के साथ प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर थोड़े बहुत पहले कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होंगे हमारे मिडिल ईयर के अंदर, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हुए हैं, ठीक है, एक तरह का एक छोटा सा स्ट्रॉन्ग सा स्ट्रक्चर बना देंगे, ठीक है। उसके खिलाफ जो हमारे जाइंट सेल्स हैं, आप लोगों ने पढ़े हुए हैं ना, जो एक्टिवेटेड माइक्रोफेजेस होते हैं, एपिथेलियोइड सेल्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम एक्टिवेटेड माइक्रोफेजेस कह रहे होते हैं। फिर ये 4-5 मिलते हैं, ठीक है, और फिर एक जाइंट सेल बन जाता है। तो ये जाइंट सेल अक्सर औकात हमें इन्फेक्शन रोकने के लिए उसको कवर कर रहा था। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो यहाँ पे साइडों पे जाइंट सेल्स और बाकी जो हमारे लिम्फोसाइट्स वगैरह हैं सारे इनरोल कर लेंगे ताकि ये बैक्टीरिया कहीं जा ना सके, ये इन्फेक्शन फैल ना सके। तो इस केस के अंदर भी सही हो रहा होता है कि सेंटर में हमारा कोलेस्ट्रॉल वगैरह प्रेजेंट है, ठीक है, वो उसको फॉरेन बॉडी समझते हैं जाइंट सेल्स, ठीक है, जाइंट सेल्स साइडों पे आगे उसको कवर कर लेते हैं। तो हमें एक
कोलेस्ट्रॉल टाइप ऑफ ग्रैनुलोमा देखने मतलब सेंटर में कोलेस्ट्रॉल है, साइडों पे हमारा ग्रैनुलोमेटस टिश्यू है, मतलब इन्फ्लामेटरी सेल्स हैं जो कि जाइंट सेल्स हैं, ठीक है, एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस हैं, उसने एनरोल किया हुआ, तो इस स्ट्रक्चर को हम कह रहे हैं ग्रैनुलोमा है। अगर ये हमारे मेसोटिम्पैनम में प्रेजेंट हो, आपको मैंने बताया ना मिडिल ईयर की 3 कैविटीज बना रहे होते हैं हम, ऊपर वाला एपिटिम्पैनम होता है, सेंटर वाला मेसोटिम्पैनम होता है, ठीक है, ऊपर वाला एपिटिम्पैनम, सेंटर वाला मेसोटिम्पैनम, और जो सबसे नीचे वाला हाइपोटिम्पैनम होता है। अगर ये मेसोटिम्पैनम के अंदर हमें ग्रैनुलोमा देखने को मिलेगा, तो अगर हम ओटोस्कोपी कर रहे हैं बाहर से एक्सटर्नल ईयर से, ठीक है, तो हमें यहाँ पे ब्लूइश ब्लूइश जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो नजर आएगी, क्योंकि उसके पीछे हमारा कोलेस्ट्रॉल ग्रैनुलोमा प्रेजेंट होगा। उसके बाद इसकी बैक्टीरियोलॉजी बिल्कुल सेम है जो हमने ट्यूबर टिम्पैनिक टाइप के अंदर पढ़ी, इसके अंदर एरोब्स भी पढ़े थे और एनारोब्स भी, जो बैक्टीरिया आ रहे थे। उसके बाद हम देख लेते हैं कि एटिको एंटर टाइप का पेशेंट क्या क्या सिम्टम्स लेके प्रेजेंट करेगा, ठीक है। सबसे पहला सिम्टम्स होगा कि एयर डिस्चार्ज है, ठीक है, वो भी फॉल स्मेलिंग। जो ट्यूबर टिम्पैनिक पढ़ी थी उसके अंदर फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज नहीं था, इसके अंदर फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज क्यों है? क्योंकि इसके अंदर कोलेस्टिटोमा बन रहा है। कोलेस्टिटोमा बन रहा है, वो हमारी बोन्स को इरोड कर रहा है, बोन्स टूट फूट रही है, उसकी वजह से स्मेली डिस्चार्ज नहीं कर रहा होगा, गंदी सी स्मेल वाला डिस्चार्ज होगा, ठीक है। और डिस्चार्ज जो होगा मतलब अंदर वो स्कैंटी टाइप का होगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, मिसाल के तौर पर अगर हमारा ये मिडिल ईयर है, तो इसका जो एंटीरो इन्फीरियर एंड होता है उसके ऊपर हमारे कोलुमनर सिलिएटेड सेल्स होते हैं, ठीक है। तो इनका फंक्शन ये होता है कि इन्होंने म्यूकस ज़्यादा बनाना होता है, ताकि जो मतलब अंदर कोई पार्टिकल्स है, कोई बैक्टीरिया है, कोई मट्टी वगैरह, ठीक है, उसको अंदर इनरोल करना है म्यूकस के अंदर, और हमारी स्टेशियन ट्यूब से बाहर निकाल देना हमारे माउथ के अंदर, ठीक है। इसने मिडिल एयर को क्लीन रखना होता है। लेकिन जो हमने पढ़ी थी ट्यूबर टिम्पैनिक टाइप, उसके अंदर इस वजह से हमारा जो डिस्चार्ज था वो डिफ्यूज था, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज बन रहा था, क्योंकि उसके अंदर सिलिएटेड कोलुमनर सेल्स इन्वॉल्व थे। लेकिन इस केस के अंदर क्या हो रहा है कि इस केस के अंदर हमारा पोस्टीरियर सुपीरियर एंड ऊपर इन्वॉल्व हो रहा है, उसके अंदर नीचे वाला एंड इन्वॉल्व हो रहा था उस डिसऑर्डर के अंदर। इसके अंदर हमारा ऊपर वाला एंड इन्वॉल्व हो रहा है, जो कि एटिकोएंडल टाइप है। इसके अंदर हमारे स्क्वेमस सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है, और क्यूबोइडल सेल्स पाए जाते हैं। ये इतनी ज़्यादा स्क्रीशन नहीं बनाते, बिल्कुल थोड़ी स्क्रीशन बनाते हैं, ठीक है, उसी टाइम सूख जाती है, पापड़ी सी बन जाती है, इसको हम कहते हैं कि स्कैंटी डिस्चार्ज है। स्कैंटी डिस्चार्ज अंदर अंदर ही रहता है, ज़्यादा बाहर नहीं आता, क्योंकि डिस्चार्ज ज़्यादा बनेगा तो हमारा बाहर निकलेगा ना, तो इस वजह से जो पस वगैरह प्रोड्यूस हो रही होती है वही हमारी बाहर निकलती है डिस्चार्ज के थ्रू। अगर वो भी नहीं निकलेगी, स्कैंटी डिस्चार्ज आगे से बंद कर देगा परफोरेशन को। अगर कोई परफोरेशन छोटी मोटी इसको बंद किया है स्कैंटी डिस्चार्ज ने, अंदर पीछे पस बनी जा रही, पस बनी जा रही, बनी जाएगी, एट द एंड वो हमारे इनर स्ट्रक्चर्स में जा सकती है, ओवल विंडो से हमारे इनर एयर में जा सकती है, राउंड विंडो से इनर एयर में जा सकती है, और फर्दर कॉम्प्लिकेशन ला सकती है। और उसके बाद हमें पॉलिप देखने को मिलेगा। पॉलिप बिल्कुल सेम है, जो हमारे ये वाले जो हमारे मिकोजल सेल हैं, ठीक है, यही ऑडिमेटस हो रहे होंगे, इनकी इन्फ्लेमेशन हो रही होगी, ये पॉलिप बना रहे होंगे, और हमारे सुराख से इवन के बाहर आके हमारे एक्सटर्नल ईयर में प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा आ जाएगा कि हेयरिंग लॉस क्या होगा। इसके अंदर हेयरिंग लॉस नॉर्मली देखा नहीं जाता है। नॉर्मल क्यों नहीं देखा जाता? क्योंकि हमारी एक तो ऑसिकल चेंज नॉर्मल रहती है। मैं अभी स्टार्टिंग स्टेज पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऑसिकल चेंज ठीक है, तो कोई हमें हेयरिंग लॉस नहीं हो रहा होगा, या फिर हमारा कोलेस्टिटोमा ब्रिज बना होगा तब भी हेयरिंग लॉस नहीं आ रहा होगा। अगर हेयरिंग लॉस आ भी रहा है तो वो कंडक्टिव टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस होगा। आपको पता है कि हमारा मिडल ईयर से लेके जो एक्सटर्नल ईयर तक जो भी मसले आ रहे हैं कंडक्टिव हेयरिंग टाइप के मसले होंगे। हो सकता है थोड़ा बहुत मसला अंदर भी इनर में भी चले जाए, तो हमें मिक्स टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस भी देखने को मिल सकती है। और ब्लीडिंग नॉर्मली इसके केस के अंदर हो नहीं रही होती कि आप कहेंगे पेशेंट के कान में से ब्लीडिंग हो रही होगी, ऐसा केस नहीं है। ब्लीडिंग सिर्फ तब होगी जब आप लोग मतलब कान को साफ कर रहे हो, अंदर पॉलिप है, पॉलिप को हमने डिस्टर्ब कर दिया, पॉलिप पे कोई स्क्रैच वगैरह आ गया, वहाँ से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। या पॉलिप को रिमूव करने की कोशिश की तो तब भी ब्लीडिंग होगी, उसके अलावा कोई मसले मसाइल नहीं होते, वरना ब्लीडिंग हो नहीं रही होती। साइंस क्या है जो डॉक्टर ने क्लिनिक में देखने हैं? सबसे पहले तो हमें परफोरेशन देखनी है। परफोरेशन हमें दो तरह की मिलेंगी, एक होगी एटिक टाइप की और दूसरी होगी मार्जिनल टाइप की। एटिक टाइप की कौन सी होगी? जो हमारी पार्स फ्लैसिडा पे बन रही होगी। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे कोई परफोरेशन बन रही है तो उसको हम कहेंगे एटिक टाइप है। ये हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ठीक है, नीचे पार्स टेंस है, ऊपर पार्स फ्लैसिडा। पार्स फ्लैसिडा के अंदर हमारी परफोरेशन बन रही है तो उसको हम कह रहे हैं एटिक टाइप है। ये मोस्टली ना मास्क्ड हो जाती है, मतलब छुप जाती है। क्यों छुप रही होती है? क्योंकि जो आपने बताया ऊपर स्कैंटी डिस्चार्ज बन रहा है। स्कैंटी डिस्चार्ज बहुत ही पापड़ी से होती है, मतलब सूख जाता है डिस्चार्ज तो हमें नजर ही नहीं आता। या फिर नीचे जो मिकोजा पीछे स्वेल हो रहा है, एडिमेट मिकोजा है, वो मिकोसा उसको कवर कर लेता है, क्योंकि परफोरेशन बहुत छोटी सी परफोरेशन बन रही होती है एटिक वाली, तो इसको डायग्नोस करना थोड़ा मुश्किल होता है, इस वजह से अच्छे तरीके से देखना होता है। उसके बाद मार्जिनल परफोरेशन जो होंगी उसमें भी तीन तरह की हो सकती है। पोस्टीरियर स्पिरल हो सकती है। पोस्टीरियर स्पिरल मतलब कि हमारा ये मार्जिन को इन्वॉल्व करेगी, ये अब पार्स टेंसा को इन्वॉल्व कर रही है, ऊपर वाली पार्स फ्लैसिडा को कर रही थी। ये वाली जो अगर परफोरेशन होगी इसको हम कहेंगे ये मार्जिनल परफोरेशन है पोस्टीरियर स्पिरल। सबसे ज़्यादा कॉमन यही परफोरेशन हो रही होती है। आपको पता है पोस्टीरियर स्पिरल एंड को ही इन्वॉल्व कर रहा है ना ये डिसऑर्डर। तो पोस्टीरियर स्पिरल जो परफोरेशन है सबसे ज़्यादा वो देखिए, फिर एंटीरियर आ जाएगी, एंटीरियर एंड पे हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, फिर इन्फीरियर आ जाएगी, इन्फीरियर इस एंड पे हो जाएगी, और ये मार्जिनल परफोरेशन है। उसके बाद हमारा आ जाएगा रिट्रैक्टेड पॉकेट्स। रिट्रैक्टेड पॉकेट्स क्यों मान रहे हो कि हमारी स्टेशन ट्यूब बंद होगी तो अंदर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा, अंदर
रिट्रैक्टेड पॉकेट्स बनेंगे। वो भी एटिक टाइप के हो सकते हैं और पोस्टीरियर स्पीरियर टाइप के हो सकते हैं पार्स टेंसा के अंदर। मतलब आपको पता है कि एटिक में होंगे तो हमारे पार्स फ्लैशिडा के हो रहे होंगे, और अगर नीचे हो रहे हैं तो वो हमारे पार्स टेंसा के हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर डिग्री देख लेते हैं किस किस डिग्री के हो सकते हैं। अगर बिल्कुल थोड़ा बहुत नेगेटिव प्रेशर अंदर क्रिएट हुआ है, बिल्कुल छोटा सा बनेगा रिट्रैक्टेड पॉकेट, ठीक है। ना ही इसके अंदर कोई कैराटिन प्रेजेंट है, ना ही कोई इसके अंदर इन्फेक्शन वगैरह होंगे। सेल्फ क्लीनिंग होगा, मतलब हमारे म्यूकस सेल्स म्यूकस रिलीज कर रहे हैं तो इसके साथ ये इजीली क्लीन हो रहा होगा, इसका कोई मसला मसाइल नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे अंदर नेगेटिव प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, रिट्रैक्शन पॉकेट बड़ा बनता जाएगा, बड़ा सा रिट्रैक्शन पॉकेट नजर आएगा जिसके अंदर हमारा कैराटिन वाइट वाइट डिपॉजिट हुआ, ऊपर इन्फेक्शन भी हुए रेड वाले, ठीक है। तो ये क्लीन नहीं हो रहे होंगे, ये आहिस्ता आहिस्ता अंदर ही बढ़ रहे होंगे, आहिस्ता आहिस्ता से अंदर अंदर ही जाना है और कॉम्प्लिकेशन ही लानी है, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि स्टेजेस क्या हैं हमारी, स्टेजेस ऑफ रिट्रैक्शन पॉकेट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले समझो कि जो स्टेज 1 है उसके अंदर हमारा कोई कंटेक्ट नहीं हो रहा होगा रिट्रैक्शन पॉकेट का इंकस के अंदर, इंकस के साथ, ठीक है। तो उसको कहेंगे सबसे माइल्ड स्टेज है, इसके अंदर कोई मसले मसाइल नहीं आ रहे। आपको पता है इंकस का लॉन्ग प्रोसेस ऊपर इस तरह आ रहा होता है, तो ये रिट्रैक्शन पॉकेट यहाँ तक ही होगा, इंकस को भी इसने इन्वॉल्व नहीं किया होगा। लेकिन जो स्टेज 2 आएगी वो कॉन्टैक्ट कर लेगी विद इंकस इसके अंदर, लेकिन मिकोजा ओके होगा। आपको मैं डायग्राम से समझाता हूँ। ये हमारी सबसे पहले जो रिट्रैक्शन पॉकेट बना है, पहला वाला सबसे पहला ये बना है, ठीक है। छोटा सा रिट्रैक्शन पॉकेट है, उसने इंकस को छेड़ा भी नहीं है। उसके बाद जो दूसरी स्टेज है, मैं आपको सेकंड स्टेज बता रहा हूँ, जिसके अंदर हमारा इंकस को कॉन्टैक्ट कर रही है, जाएगा 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 और हमारा इंकस को इनरोल कर लेगा। ये वाला हमारा इंकस है, इसके लॉन्ग प्रोसेस को ऊपर से पकड़ लेगा, अंदर जकड़ लेगा, ठीक है। इस कंडीशन में अभी हमारा मिडल ईयर का मिकोजा बिल्कुल ओके है। मिकोजा आपको पता है यहाँ पे सारा हम अंदर हमारा मिकोजा ही है, ठीक है। मिकोजा ओके है, अभी कोई मसला मसाइल नहीं आया। उसके बाद थर्ड स्टेज आएगी, ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं मिडल ईयर एटिलेक्टेसिस, और इसके अंदर बहुत ही बड़ा कोलेस्टोमा बन जाएगा। कोलेस्टोमा जाता 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 यहाँ से फैलता फैलता हमारा जो पीछे प्रोमोन्ट्री है, सामने वाली आपको पता है मिडियल वाल है हमारी मिडल ईयर की, ठीक है। प्रोमोन्ट्री के ऊपर जाके लाई करेगा, गिर जाएगा, उसके ऊपर जोड़ेगा नहीं। मैं वर्ड्स है ना, इस पर ज़रा गौर करना है। लाई कर रहा है, प्रोमोन्ट्री के ऊपर जाके गिर रहा है, ठीक है। तो इसको हम कह रहे हैं स्टेज 3 का रिट्रैक्टेड पॉकेट है, ठीक है। इसके अंदर सारा कैराटिन वगैरह इन्फेक्शन वगैरह हो रहे होंगे, सब मसले मसाइल चल रहे होंगे। लेकिन इस कंडीशन के अंदर भी हमारा अभी तक मिकोजा ओके है, मिकोजा इन्वॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। कोलेस्टोमा बड़ा हो सकता है, ये हमारी बोन्स को अंदर इन्वॉल्व कर सकता है, सारा कुछ इसके अंदर हो जाएगा, बड़ा भी हो जाएगा, सारा बोन्स वगैरह इन्वॉल्व हो गई है, ठीक। लेकिन अभी तक हमारा म्यूकोजा ओके है, कोई मसला मसाइल नहीं है। इसको हम कह रहे हैं कि मिडल ईयर एटिलेक्टेसिस हो चुकी है, क्योंकि इसने मोस्ट ऑफ द एरिया कवर कर लिया हुआ है मिडल ईयर का। तो अब एयर स्पेस रही नहीं है बीच में, थोड़ी बहुत एयर स्पेस है, ठीक है, बाकी तो सारा उसने कवर कर लिया हुआ है। तो इस स्टेज को हम कह रहे हैं कि मिडल ईयर एटिलेक्टेसिस होगी, कोलैप्स हो चुका हुआ हमारा जो मिडल ईयर है, ठीक है। तो ये जो हमारी एक तरह की बन रहा है ना, रिट्रैक्टेड पॉकेट बन रहा है, अगर इसको हम अपलिफ्ट करना चाहिए, मतलब प्रोमोन्ट्री पर भी मैंने आपको बताया गिरा हुआ है, और प्रोमोन्ट्री से इसको उठाना चाहिए ना, सेक्शन टिप डालते हैं हम, यहाँ से सेक्शन टिप डालनी तो इसको उठा सकते हैं इजीली, कि हमारा रिट्रैक्शन पॉकेट ऊपर उठ गया और नीचे गिर गया, ऊपर उठ गया, ठीक है। यहाँ पे जब हम नाइट्रस ऑक्साइड से एनेस्थीसिया किसी पेशेंट को दे रहे होते हैं, जो कि इनहेलर है, इनहेलर एनेस्थीसिया है, तो उस कंडीशन के अंदर भी खुद ब खुद ही ये पता नहीं क्यों बैलून अप कर जाती है, लेकिन उसका रीज़न ही अभी तक पता। और उसके बाद मैंने आप लोगों को तब भी बताया था कि जब इस तरह रिट्रैक्शन पॉकेट्स बन जाते हैं ना, रिट्रैक्शन पॉकेट्स जब बनते हैं तो इसके अंदर जो फिब्रस लेयर होती है जो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की, वो बहुत ज़्यादा थिन हो जाती है, क्योंकि पता है लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन चल रहा है, रिट्रैक्शन पॉकेट बन चुका हुआ है, फिब्रस लेयर बिल्कुल थिन हो चुकी है। तो ये हमारी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, इतना फ्लेक्सिबल हो जाती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को, जहाँ मर्जी लेते जाओ। तो ये एक तरह का हर चीज़ को इन्वॉल्व कर लेती है, लॉन्ग प्रोसेस ऑफ फिंगर्स को, स्टेपिस के सुपर स्ट्रक्चर को, सारी चीज़ों को ऑब्जॉर्व करके और हमारे जाके प्रोमोन्ट्री के ऊपर गिरी होती है। तो मैं आपको बता दूं कि इसको उठाने का तरीका क्या है। अगर इसको रिट्रैक्शन पॉकेट को ठीक करना है तो उसकी वेंटिलेशन करनी पड़ेगी, मतलब स्टेशन ट्यूब से हमने कैथेटर वगैरह डालना है, या फिर प्लूटिजर बैग के थ्रू हमने वेंटिलेशन करनी है, तो रिट्रैक्शन पॉकेट हमारा नॉर्मल जगह पे आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि अप टू प्रोमोन्ट्री आ रही थर्ड स्टेज है, ठीक है। इसके अंदर मिकोजा ओके, मिकोजा अभी तक इन्वॉल्व नहीं हुआ, इसको हम कह रहे हैं कि मिडल ईयर एटिलेक्टेसिस हो रही, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसने मिडल ईयर को इन्वॉल्व कर लिया हुआ है। सक्शन टिप डालेंगे, इसको उठा सकते हैं, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड जब हम एनेस्थीसिया देते हैं तो ये खुद ब खुद ही बैलून अप कर जाती है। और उसके बाद हमने वेंटिलेशन ट्यूब डाल के अंदर का प्रेशर पॉजिटिव करना है, तो हमारा रिट्रैक्शन पॉकेट ठीक होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद हम स्टेज 4 देख लेते हैं कि इसके अंदर 9 मिडल एयर स्पेस होगी। अब ये जो कोलेस्टोमा एवरीथिंग इन्वॉल्व कर लेगा हमारे मिडल एयर की, ठीक है। ना ही मिकोजा बचेगा, जो मिकोजा लाइनिंग है, और मिडल एयर में कोई स्पेस नहीं बचेगी। इस कंडीशन को हम कहेंगे एडहेसिव ओटाइटिस मीडिया। एडहेसिव क्यों कह रहे होंगे? एडहेसिव समझ लेना कि जब मैंने आप लोगों को स्टेज 3 में बताया कि जो हमारा कोलेस्टोमा है वो जाके प्रोमोन्ट्री के ऊपर गिर रहा है, प्रोमोन्ट्री के ऊपर लाई कर रहा है, लेकिन इस कंडीशन के अंदर प्रोमोन्ट्री के साथ अटैच हो जाएगा, जुड़ जाएगा, अडहेजन हो जाएगी। तो इस वजह से हम इसको अडहेजन कह रहे होंगे। सारी की सारी की हमारी जो मिडिल एयर की कैविटी है उसको इन्वॉल्व कर लेगा, मिकोजा भी नहीं बचेगा, कोई चीज़ नहीं बचेगी। तो ये स्टेज 4 का हमारा
डिटेक्टेड पॉकेट होगा। और इसके अंदर आपको पता है कोलेस्टोमा भी चल रहा होगा, फिर इसके साथ बोन्स की ओरिजिन भी होनी शुरू हो जाएगी, बोन्स टूटना शुरू हो जाएंगी, ज़ाया होना शुरू हो जाएंगे। अब ये यही कंडीशन है जहाँ पे हमारा वो जो ब्रिज भी बना होगा। कोलेस्टोमा मैंने बताया ना, कोलेस्टोमा हेयर जिसको मैं कह रहे थे हम लोग कि कोलेस्टोमा एक ब्रिज बना रहा था बिटवीन एक्सटर्नल ईयर कैनाल और मिडल ईयर के दरमियान। और उसके बाद हमारा कोलेस्टोमा आ जाएगा। ठीक है, कोलेस्टोमा मैं आपको बता चुका हूँ कि पर्ली वाइट फ्लेक्स होंगे, उसके अगर हम सेक्शन करते हैं, सेक्शन करके उसको बाहर निकालते हैं और उसके बाद हम उसकी असेसमेंट करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट असेसमेंट है जो कि हमने करनी होती है CSOM में।